मुख्यमंत्री गहलोत 23 फरवरी को विधानसभा में प्रदेश का वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करने जा रहे हैं। पहली बार आम बजट के साथ सीएम गहलोत कृषि का अलग बजट पेश करेंगे। उम्मीद है इस बार का बजट प्रदेश में कई खुशियां लेकर आएगा। मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं कि इस बार बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश सरकार की रहेगी। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में कई नए नवाचारों के साथ ही किसानों को बजट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा बजट पेश हो राजस्थान के अंदर। राजस्थान के फ्यूचर को देखते हुए हम चाहते हैं कि ऐसा राजस्थान हमारे जहाँ सभी लोग निरोगी होकर चिरंजीव रहे। वहीं बजट को लेकर सरकार की मंशा पर अभी से ही बीजेपी ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि सीएम ये बजट लोक लुभावन के रूप में पेश करेंगे, लेकिन अभी तो पिछले बजट घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। पूनिया ने कहा कि सरकार 70% घोषणाएं पूरी होने का दावा तो करती है, लेकिन अभी तक 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने निरोगी राजस्थान को लेकर घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। ऐसे में ये बजट भी निराशाजनक रहने वाला है। 23 तारीख को प्रदेश का बजट पेश होगा, क्योंकि ये तय बात है कि मुख्यमंत्री जी 2 घंटे लंबा भाषण पेलेंगे, बीच में 18 बार पानी पिएंगे, विपक्ष को कोसेंगे और बजट में निकलेगा वही ढाक के 3 बात। और जैसी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री जी की फितरत है, इस बजट को भी लोक लुभावन और बनावटी नारों से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल 23 फरवरी को पेश होने वाले बजट से प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की झलक इस बजट में साफ नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। राजस्थान का बजट 2022-23 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पास में फाइनेंस भी है, वो पेश करेंगे। गहलोत सरकार का अगर इस कार्यकाल की बात करें तो पूर्ण बजट के रूप में यह आखिरी बजट होगा। उसके बाद क्योंकि नवंबर 2023 यानी कि अगले साल चुनाव होगा, तब अगर बजट पेश भी किया जाएगा तो पूर्ण बजट उसे नहीं कहा जा सकता। उसे वोट एंड अकाउंट भी कह सकते हैं, या फिर कहें कि बजट पेश किया जाएगा, लेकिन वो कितना, और ये कहूं कि एक चुनावी बजट के रूप में उसे देखा जाएगा। लेकिन सरकार के लिए ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें तो चैलेंज हर सरकार के सामने है कोविड के बाद से, और इसी बीच सरकार को जनता की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। यह हर सरकार के सामने चुनौती है। सरकार का दावा है कि जो हमने घोषणाएं की थी लगभग पूरी जनता के बीच हैं। किसी का शिलान्यास हो चुका है, किसी को पूर्ण कर दिया गया है, और जो नहीं होंगी वो आगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आधी भी पूरी नहीं हुई है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे इस बजट को लेकर के। हमारे साथ डीके छंगानी साहब सीपीआई से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी साहब है, आरपी विजय साहब भाजपा से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं विजय साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने दावा किया है कि 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाई हैं। कोई इसका है या फिर इसे पॉलिटिकल बयान के रूप में देखा जाए? नहीं, योगेंद्र जी, आप सबको पता है कि अशोक गहलोत जी ने पूरे जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर अपने पोस्टर लगा के अपनी जो उपलब्धियां हैं कि हमने 70% वायदे पूरे कर दिए, वो सभी को पता है कि कितने वायदे पूरे कर लिए। 50% में तो कहता हूं कि 50% भी से भी कम किए हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अगर 70% कर लिए तो 2 साल बचे तो 30% बड़े आराम से हो जाएंगे। बट आप हकीकत जमीन पे देखो कि हकीकत में हुआ क्या है। इन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं किसानों को, काहे का, बिजली का दे रहे हैं। कैसा, किसी को भी पता है आज की तारीख में जो 833 रुपए पर मंथ जो बीजेपी सरकार देती थी, उसको भी इन्होंने बंद करके आज की तारीख में इनका अगर एवरेज देखें तो 150 रुपए से ऊपर का नहीं आ रहा।
तो आज की तारीख में इनकी घोषणाएं जितनी भी है सब छोटी घोषणाएं हैं। इन्होंने कहा था कि हम 90,000 करोड़ 98,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करेंगे जब इनको चुनाव में सत्ता में आना था, और राहुल गांधी जी के सामने जाकर के इन्होंने कहा था। विजय साहब, आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। हाँ, मैनिफेस्टो मैं बात बजट पे आना चाहूंगा। मैं बजट को लेकर के मैं बजट पे जानना चाहूंगा कि बजट को लेके आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो पूरी नहीं कर पा रही? आपको पता है साहब, बेसिकली बेरोजगारों को भत्ते के लिए इन्होंने 1092 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसमें से अभी 600 करोड़ रुपए भी इन्होंने किया, जबकि जो घोषणा इन्होंने की थी उसके हिसाब से 4176 करोड़ रुपए होना चाहिए था प्रोविजन भी, फिर भी इन्होंने उसका 1/4 किया। 1/4 के अंदर भी इन्होंने आज की तारीख के अंदर 600 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च नहीं कर पाई। तो कहने का अर्थ यह है कि वही 50% के आसपास का जो है, ये 70% की बात कर रहे हैं, यहां पर भी नहीं हो रहा। आज की तारीख में जो मेडिकल का इन्होंने क्या चिरंजीवी की जो घोषणा करी, वो चिरंजीवी की आपको सब पता कोविड के अंदर क्या हुआ। आज की तारीख में कोविड के टाइम के अंदर जो भी इन्होंने काम किया, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने इनको अलाउ नहीं किया, चिरंजीवी को अलाउ भी नहीं किया। तो कहने का आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो घोषणाएं करी वो सब एक्चुअली हकीकत में कोई घोषणा है ही नहीं। इन्होंने तो सिर्फ बजट के भाषण को उन्होंने कहा था कि अभी इसको 70% हमने वादे पूरे कर दिए, ये सब झूठा है। इन्होंने चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं सर आपको। आर तिवारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि बजट में घोषणाएं हुई, हर सरकार करती है बजट पेश, लेकिन बीजेपी जनता के बीच भी जाएगी लेकर के कि पिछली घोषणाओं का क्या हुआ। जनता पहले तो मोदी जी की नीतियों के ऊपर आपको वोट डालेगी योगेंद्र भाई। ये झूठों की पार्टी है, झूठों का मुलम्मा चढ़ाते हैं। आज भी देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चुनाव का रिजल्ट बता देंगे। अभी केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, आने वाले 25 साल बाद में हम देश को स्वर्णिम युग में पहुंचा देंगे। आज देश का रोजगार मांगता नौजवान 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा मैं विजय जी से कहना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लुभावनी नारा दिया था कि नहीं दिया था? 7 साल से देश के प्रधानमंत्री मैं एक बात जानना तिवारी जी, मैं आपको बताता हूं। तिवारी साहब, विजय साहब, मैं देखिए, मैं मोदी जी के बजट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे तिवारी साहब। मैं बात बजट पेश किया था योगेंद्र भाई, हाँ, जिस साल में हमने 2021 और 22 का बजट पेश किया था, भारतीय जनता पार्टी सहित किसी भी आदमी को आलोचना करने का मौका नहीं मिला। और फिर मैं कह रहा हूं, जननायक अशोक गहलोत जो 23 तारीख को बजट पेश कर रहे हैं, ये देश का पहला होगा राज्य जहां हमने किसानों को हमारा माई बाप मान करके चौथा राज्य तिवारी साहब, चौथा राज्य है जो एग्रीकल्चर पहली बार हो रहा है आजादी के बाद में। राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत ने अन्नदाता को मालिक मान करके उनके लिए अलग से प्रावधान किए, अलग से किसान बजट पेश होगा। किसानों की जो सर, तिवारी जी, किसानों के साथ किए वादे तो पूरे करो आप। अरे किसानों के साथ जो वादे किए आपने, कर्जा माफ करने की बात करी थी, अभी भी अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि व्यापारियों के लोन माफ कर दिए। अरे एनपीए का लोन माफ थोड़ी होता है, एक बार थोड़ी हो गया, केंद्रीय बैंक उससे वसूली चालू है, ऐसा नहीं है। केंद्रीय बैंक जो राष्ट्रीयकरण बैंक है वो तो मोदी जी के अंडर रहता है, सीतारमन जी के अंडर। देखो फिर आपने घोषणा क्यों करी? आपने मोदी जी से या सीतारमन जी से बात करके घोषणा करी थी क्या? ये घोषणा तो आपने अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए की थी। अरे कहा था, तो आप तो फिर एक बात बताओ, जो आपके अधीन था उसी की घोषणा करनी थी ना। आज भी आप 98,000 करोड़ से 18,000 करोड़ पे है। आज 50,000 करोड़ की घोषणा तो इंदिरा जी कर गई थी, 50,000 करोड़ की। आप तो 18,000 करोड़ को भी नहीं ले पाए। आपने क्या किया? चले मैं आ रहा हूँ। राजस्थान के किसानों के लिए देश के गृह वित्त मंत्री से बात तो नहीं करते हैं हमारे साथ। विजय साहब, एक सेकंड। मैं तिवारी साहब आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं स्टेट बजट पे बात करना चाहता हूं। मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं आप लोगों से सिर्फ ये जनता के बीच सुझाव आप लोग जो देना चाहते हैं, खामी कहीं पे भी रह सकती है, प्रतिपक्ष का भी काम है उसे उजागर करे, सत्ता पक्ष उसे सुनना चाहिए, क्योंकि सामने एक ये कहूं कि आईना की तरह अगर कोई सच्चाई होती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं है तो ठीक है, आपका अपना राइट है कि जरूरी नहीं है कि आप उसे स्वीकार करें, कोई ड्यूटी नहीं है कि आप हर चीज को स्वीकार करें। मैं यूनियन बजट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आना चाहूंगा राजस्थान में जो कुछ होना है, अगले बजट से जो उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए कि प्रतिपक्ष में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो इस प्रदेश के नागरिक पहले हैं, उसके बाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की होगी, उनके भी कुछ सुझाव हो सकते हैं। जब सरकारें आम बजट तैयार करती हैं तो लोगों के व्यूज लेती हैं, उनकी उम्मीदें हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, उनका एक समग्र वो करके
उसमें से कुछ चीज लेती हैं, कुछ अपनी तरफ से ऐड करती हैं। तो अगर कोई सुझाव होते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेना चाहिए। मैं छंगानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। हम बजट पे फोकस रखना चाहते हैं। देखिए, बहस के बहुत सारे मुद्दे हैं, किसी पे भी हो सकती है, लेकिन मैं बजट पे फोकस रखना चाहूंगा। योगेश जी, ऐसा है कि बजट बनाना आज के टाइम में बड़ा इसलिए मुश्किल हो गया सारे राज्यों के लिए, कारण कि आय के साधन जो थे जीएसटी वो बहुत सीमित कर दिए गए हैं, और अब सारा का सारा बजट जो है डिपेंड करता है कि हम कहाँ से कितना पैसा लेकर के आए। तो जीएसटी से जब तक हमको पेमेंट नहीं होगा तब तक हम खर्च करने की बात नहीं कर सकते। अब केंद्र सरकार से जीएसटी का हिस्सा भी इनको मिल नहीं रहा है, और न सिर्फ राजस्थान को, बाकी लोगों को भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये उम्मीद करें कि बहुत सुनहरा बजट होगा, तो ये तो मैं उम्मीद करके चलता नहीं। लेकिन मैं छंगानी साहब एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जीएसटी लगा हो उसी दिन से एक स्लैब तैयार है। हो सकता है कि पैसा आने में गवर्नमेंट के पार्ट पे डिले हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पैसे खा नहीं सकती स्टेट्स के, क्योंकि वो सीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ रहे हैं उसमें। तो अगर वो पैसा जा भी रहा है तो देना ही पड़ेगा, वो आप उसको डकार नहीं सकते। जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, विलंब हो सकता है, विलंब हो सकता है। छंगानी जी, मैं आपको बताऊं, जिन परियोजनाओं में देरी की बात कर रहे हैं, उनके अंदर में देरी होने का कारण यही है कि जो सेंटर से जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा तो आ नहीं रहा है। अच्छा, अब मैं अपनी बात जो सजेशन के रूप में कहना चाहूँ, उनको आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना कहिए। किसान बजट के अंदर में हम उम्मीद करते हैं कि जो किसानों के ऋण माफ करने, सेंटर से रिक्वेस्ट करके और सेंट्रल बैंकों से जो पैसा लिया गया है उनको माफ करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, और उनके वादे को पूरा करना चाहिए। अकेली ये राज्य सरकार उसको माफ कर नहीं सकती, चाहे तो भी नहीं कर सकती। दूसरा, किसानों के लिए नहर, जो ईस्टर्न कैनाल जो है, उस कैनाल को लाने के लिए राज्य सरकार को अपने फंड से कुछ न कुछ करने की प्रावधान उस बजट के अंदर में बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इस इलाके के अंदर में पानी की, पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी और सिंचाई के पानी की कमी हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ परचेज करने के लिए एमएसटी के ऊपर में जो हम परचेज करने की बात है, राज्य सरकार पूरा अभी सरसों खरीदने का है या और भी चीजें खरीदने की है, उनको खरीद करके अपने गोदामों में रखने की लियाकत को सरकार की नहीं है। इसलिए भी उनको केंद्र सरकार के ऊपर में डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए इनको बहुत सोच समझ करके बजट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मिनरल पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, इन तमाम चीजों के ऊपर में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर टाइम हो आपके पास तो मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में। मैंने कुछ, हम लोगों ने, जन टीवी की टीम ने अलग अलग जिलों में कुछ लोगों से बात की है, अर्बन, सेमी अर्बन, बिल्कुल रूरल, या कहीं की ढानी तक पहुंचने की कोशिश की है। हमारे तमाम जो साथी हैं उन्होंने पहल करने की कोशिश की। 2-3 चीजें सर निकल के सामने आती हैं। कुछ लोगों के, देखिए, पढ़े लिखे सब जगह लोग हैं, कुछ लोग गांवों से इतना मोह है कि वो नहीं छोड़ते हैं, अच्छा खासा वो जॉब करते हैं, लेकिन वापस जाके अपने गांव में रहते हैं। ढानी तक हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की। कुछ दृश्य भी ऐसे हमारे सामने आए हैं। वहां एक तो सबसे बड़ी जो डिमांड है लोगों की, उनका एक बात कहना जरूर है कि सरकार को यह जरूर देखना चाहिए कि अर्बन एरिया की तरह रूरल एरिया को भी इस तरह से विकसित किया जाए। स्कूलों के अनाउंसमेंट है, स्कूलों की कोई कमी नहीं है, सब जगह स्कूल है, लेकिन सुविधाएं जो है, हॉस्पिटल्स हैं, उन पे अगर फोकस करना चाहिए, ताकि वहां से जो लोग पलायन करके आते हैं, खासकर भविष्य की चिंता लेकर के कि बच्चों की स्कूल एजुकेशन का क्या होगा। एक गर्ल्स के लिए आज भी बहुत बड़ी परेशानी है, कुछ जगह पे इसे कहना है लोगों का। और मुझे लगता है कि गहलोत जी ने जैसे 2 जगह पे अनाउंस किया कि आपकी स्कूल में कितनी बच्चियां हैं कि वो कॉलेज हो गया, अगला सत्र आप यहीं पे पढ़ेंगे, 500 लड़कियों पर तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसको और थोड़ा सा लिबरलाइज करना होगा। कारण यह है कि गर्ल्स में कई जगह, जैसे 20-25 किलोमीटर दूर से अगर कोई बच्ची पढ़ने जाती हैं तो वो ड्रॉप कर देती हैं कि नहीं, फिर घर वाले देखते हैं कि शादी कर देंगे, अगला परिवार देखेगा। ऐसे कई किस्से इस तरह के सामने आ रहे। दूसरा, एक टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि कोविड में हर इंडस्ट्री तबाह हुई है, लेकिन ये भी एक हम इंडस्ट्री की तरह देखें। हालांकि न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग का दर्जा नहीं, हम लिखते हैं कि उद्योग, पर्यटन उद्योग। छंगानी साहब, इसमें मुझे लगता है कि एक जरूरत है जो आप लोगों को सभी को इस पर विचार करना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री काफी टूट चुकी है। आप अपनी बात कह सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में जी। ऐसा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर में जो आरएसटीडीसी के जो होटल्स हैं, उन सबको कम करने का या खत्म करने की बात अब नए जो इंचार्ज आए हैं वो उनको वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे इनकम देने वाले भी रिसोर्स जो थे
उन तमाम लोगों को भी कम किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे साधन हो सकते हैं। आपकी बात सही है कि राजस्थान सरकार चाहे तो टूरिज्म के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देकर के अपने इनकम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, पर एग्जिस्टिंग जो संस्थान है टूरिज्म के अंदर में, उनको होटलों को या अन्य रिसोर्ट जैसे जंगली जानवरों के लिए जो रिसोर्ट बन रहे हैं या वाटर पार्क्स बन रहे हैं या डेजर्ट के अंदर में या मरुद्यान के अंदर में जो मेले वगैरह रखते हैं, इनके मार्फत लोगों को आकर्षित करके और टूरिज्म को देना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि विदेशी टूरिज्म की बजाय हमको डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए सस्ते होटल और सस्ता खाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसकी व्यवस्था के ऊपर ये मुझे लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक है। ऐसा नहीं है, बजट होटल्स की बड़ी आवश्यकता है, जो हर आदमी एक होटल को जाकर के अपना वो एंजॉय कर सके। चलिए मैं अभी लोटूंग आपके अभी एक वापस आ रहा हूं सर। मैं विजय साहब के पास में जाना चाहूंगा। आरपी विजय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सर बजट देखिए, ये तो पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं कि, लेकिन बजट से हम लोग अपेक्षा क्या रख सकते हैं कि हाँ इस सेक्टर को सरकार को छूना चाहिए? देखो, जो वादे किए हैं, जो वादे करनी चाहिए, वो इस तरीके से बजटरी प्रोविजन होनी चाहिए उनके। कोई भी वादे करो, सरकार है, बजट बोल आती है तो सरकार का ये एक विशेषाधिकार है, बट उनको उसका प्रोविजन करना चाहिए प्रॉपर। आप घोषणा कर देते हो कि हम सारे लोन माफ करेंगे, बट प्रोविजन करते हो आप 25% का, तो बेसिकली तकलीफ ये हो जाती है। तो आप ये चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप इंडस्ट्री, आज की तारीख में क्या था, शहर अर्बन जो है वहाँ लैंड बहुत महंगी होगी, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया को आपको रूरल में ले जाना पड़ेगा। आपके जो क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, जहां जिसकी पैदावार होती है वहां उसकी इंडस्ट्री लगाई जाए। उससे क्या होगा कि आपका रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, आपकी वेजेज भी काफी कम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि एक जो अपन कहते हैं ना कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार देखो, सरकारी रोजगार देना, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की बस की बात नहीं है। सरकारी रोजगार आज की तारीख में 8 लाख है, 8 लाख के आसपास का है, तो वो 8 लाख के ऊपर आप ये थोड़ी कर सकते कि 1 करोड़ बढ़ा देंगे हम या 20 लाख बढ़ा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मेरा ये है कि बेसिकली आपको रोजगार वो देनी चाहिए कि रोजगार प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जनरेट करो आप, और क्लस्टर लगाओ आप, जहां पैदावार होती है वहां पे इंडस्ट्री को लेके जाओ, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगी, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनेगा। ये हमारी सरकार को, राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। जो बजट आ रहे हैं उसके अंदर इस तरीके के प्रावधान होनी चाहिए। दूसरी चीज आज बेरोजगारों का है, बेरोजगारों को उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि साहब आपको प्रशिक्षण का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रशिक्षण का एक्सपीरियंस इनको फ्री में करवाना चाहिए। अगर आप ये कहीं बात करते हैं दूसरी जगह पे जहां पे एक्सपीरियंस हो, तो वो 3 महीने का होता है, 2 महीने का हो, लेकिन उसमें बेरोजगार को कुछ देना नहीं है, ये भत्ता भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट खुद उसको इसके उस पीरियड का भत्ता नहीं देंगे सर, ये उसके बाद में भत्ता देंगे। तो मैं कहता हूं उस पीरियड में लर्न, मतलब सीखो और कमाओ, इस तरीके का काम होना चाहिए कि उस समय जब आप ना, लेकिन उसका हो सकता है कम कर दो। स्किल डेवलपमेंट के जरिए सेंटर्स चल रहे हैं आजकल, फिजिकली उनका वो स्किल डेवलपमेंट के चल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार इस पे फोकस भी करेगी, बट सफिशिएंट नहीं है सर। एक्चुअली आज की तारीख में सेंटर है, जो स्किल सेंटर है वो उतने नहीं है कि उन सबको जितने अपने बेरोजगार सही कह रहे हैं कि कर सके। हाँ बिल्कुल, इस क्षेत्र में दूसरे तरीके से करना जा रहा है। तो हम एक्चुअली सरकार के साथ है, इसमें नहीं है कि बेरोजगारों का जो है किसी भी तरीके से रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र होंगे, आज की तारीख में कहता हूं कि जो ट्रेडिशनल अपन जो बात करते हैं प्रोफेशनल की जगह हमको वोकेशनल करना चाहिए। आज तारीख में बिजली वाला है, आज जो अर्बन वाले हैं जैसे जिन्होंने चलाया है, तो नो डाउट आज ये बहुत सस्ता पड़ता है। इसी तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज चालू करनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना नहीं है कि आज की तारीख में पढ़े लिखे आदमी को रोजगार नहीं है, तो अनपढ़ को तो कहां से मिलेगा। उसके लिए वोकेशनल कोर्सेज चालू करके ये चालू करना चाहिए। आज की तारीख में लर्निंग और उसके साथ अर्निंग कर दो आप, तो डेफिनेटली कम दो आप, तो कम से कम बेरोजगारी जो भत्ता देना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, लेकिन कुछ चीजें हैं तिवारी साहब, इस पे गवर्नमेंट हो सकता है फोकस कर भी रही होगी, एजुकेशन सेक्टर को। दूसरा, मेडिकल एंड हेल्थ पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर चीज देखिए, हर विफलता, हर चोट, हर हमारी गलती कुछ न कुछ हमें लेसन भी देती है। जो कुछ हुआ उस दरमियान पूरे देश के सामने एक विकट समस्या रही। मेडिकल एंड हेल्थ के सेक्टर को हमें बढ़ाना चाहिए, ऑक्सीजन बेड्स की हमें ज्यादा बढ़ाने चाहिए, वेंटिलेटर्स की सुविधा और होनी चाहिए, क्योंकि रूटीन में भी मैं देखता हूं, ये तो चले कोविड का वो है, वेंटिलेटर्स की बड़ी सिफारिशें करनी पड़ती हैं लोगों को, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए गए हैं, लेकिन एक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए उनकी, और करने के साथ साथ
कि वास्तव में कि जो लोग जहां लगा तो दिए आपने, बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी सीएससी पीएससी में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एमएलएज ने अपने फंड से दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अपने फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छी बात है, हर एमएलए ने दिए भी हो, लेकिन वास्तव में उससे प्रॉपर तरीके से कोई यूज भी करना आता है कि नहीं, उससे वर्किंग उसकी है, नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है उसको समझ है कि नहीं, ये मुझे लगता है कि थोड़े से देखना चाहिए, क्योंकि ये भी अभाव नहीं हो, नहीं तो हम किसी के जीवन के साथ और खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है आप एक बच्चे को भी और बड़े को भी उसमें बड़ा अंतर होता है, एक साथ इतना नहीं दे सकते, तो तमाम जो चीजें हैं उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। हाँ छंगानी साहब, आपने जो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात की, तो राजस्थान के अंदर में डॉक्टरों की भयंकर कमी है। मैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं मैं, तो ईएसआई के अंदर में जितने डॉक्टर होने चाहिए उसमें से आधे डॉक्टर भी सरकार ने अभी तक मुहैया नहीं करवाए हैं, और यही नहीं, सरकार के अपने अस्पतालों के अंदर में भी डॉक्टर्स नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सैलरीड पर्सन्स की भर्ती के ऊपर में किसी तरह से रोक, वो नहीं चाहते कि सैलरीड पर्सन के अंदर में वृद्धि किसी तरीके से हो, इसलिए ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये बाधाएं हैं। इस पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत कमी है, उनको भी लगाया नहीं जा रहा, और जो लगाया जा रहा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाया जा रहा है, और इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर देखिए संविदा का एक हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रेंड चल पड़ा है, केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में ये सिलसिला चल चुका है। मैं तिवारी जी एक जरूर गुजारिश आपसे करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी एक जरूर मैं गुजारिश करूंगा आपसे, इस पे फोकस करने की आवश्यकता है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उद्योग जो है वो देखिए इंडस्ट्रीज लगवाता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, निवेश आप करवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब सिंगल विंडो अपने आप में एक हर्डल विंडो है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि मैक्सिमम जो लोग हैं उससे ज्यादा परेशान है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो आपको लाइन बतानी चाहिए। अगर देखिए कोई भी बिजनेसमैन अगर बड़ा काम कोई करवाना चाह रहा है यहाँ पे, वो कभी भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करवाना चाहिए, और गलत काम कोई करवाना भी चाह रहा है, किसी की फितरत भी हो सकती है, आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें संतोषजनक जवाब देना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी ये सब चीजें आती थी, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो हम एकदम ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, जो अधिकारी कह रहे हैं वही सही है। हम लोगों को पूछना चाहिए, एक ये पैटर्न चलाना चाहिए कि हाँ वास्तव में किसी उद्योगपति को इन चीजों की वजह से कोई बाधा आ रही है तो उस पर आप लोगों को दुरुस्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर अधिकारी सुनते ही नहीं है, वो बैठे रहेंगे, तो कैसे निवेश आएगा? आपका रिसर्जेंट राजस्थान की तर्ज पे आप लोग भी एक इन्वेस्टमेंट सबमिट कराना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री इसमें जिक्र जरूर करेंगे, रिफाइनरी का इसमें जिक्र करेंगे, मेट्रो का इसमें जिक्र करेंगे। ये एम्प्लॉयर हैं बड़े, आपको एम्प्लॉयमेंट वैसे तो नहीं दे सकते कि स्थायी रूप से चलिए साहब आपको 60 साल के एज तक के लिए रोजगार मिल गया, लेकिन एक अवसर तो मिल रहे हैं, तो उन लोगों पे फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन चलिए, जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बात को लेकर के भी सवाल उठाया कि हर बात का ठीकरा यूनियन गवर्नमेंट पे फोड़ा जाता है, लेकिन सरकार खुद संभाले, जो पैसा आता है उसको ठीक से यूटिलाइज करे, और जनता से जो कमिटमेंट है वो बजट के जरिए पूरे होते हैं तो उन्हें वैसे पूरा करे। योगेंद्र भाई, ये जो बजट आने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए आएगा। राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको अशोक गहलोत लाभ देने की स्थिति में नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा पर समर्पण होगा। सबसे ज्यादा खर्चा आपकी बार राजस्थान की, जैसे आप कह रहे थे कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग में हम लोग आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, और बड़ा बजट का बड़ा हिस्सा चिकित्सा सेवाओं पे होगा। शिक्षा के ऊपर भी होगा। मैं कहना चाहता हूं विजय भाई को कि 20,000 स्कूल बंद हुए थे वसुंधरा राजे जी के जमाने में, हमने 10,000 स्कूल वापस चालू किए। हमने महात्मा गांधी स्कूल के नाम पर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के शानदार स्कूल दिए, जहां पर लाखों रुपए देकर के प्राइवेट स्कूलों में हम भर्ती नहीं करा सकते। राजस्थान ने पहली बार महात्मा गांधी के नाम से 1,000 स्कूलों को खोला है, वहां एमएलए की बड़े लोगों की सिफारिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने खोल दिए, गृहिणियों भी खोल दिए, कॉलेज भी खोल दिए, और आपने वहाँ नियुक्तियां तो की नहीं। राजस्थान नियुक्तियां जब नहीं करेंगे तो खोलने से क्या हो जाएगा? कैसे उसका उत्थान होगा? ये बच्चों का उत्थान कैसे होगा? ऐसा कोई आपके पास टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो पढ़ाने वाले आपके पास नहीं है, तो बताओ कैसे होगा काम?
आपने खोल दिए। अरे खोल करके क्या है आज एक एक मैं आपको बताऊं, रोजगार एक एक रूम के अंदर आपके कॉलेज चल रहे हैं, वो क्या होगा उनके ये नाम मात्र के नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। तिवारी आप लोग बागों ने उसको बबंडर बचा दिया। हमने बबंडर नहीं बचाया सर, आज हम आपकी आंखें खोल रही है। आप लोगों ने सिर्फ आपने 3 साल सिर्फ सरकार बचाने में लगाए हैं, आपने जनता के लिए कोई अच्छे कार्य नहीं किए। घोषणा करने से कुछ नहीं होता तिवारी जी, घोषणाएं आपने बहुत करी। आज की तारीख में क्या बताऊं, सबसे महंगी बिजली हमारे यहाँ राजस्थान में है, पानी की व्यवस्था नहीं है। या इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे आएगा बताओ मुझे। आज इंडस्ट्रियलिस्ट लाने के लिए कम से कम ये तो करो, वेट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एक बात बताओ साहब, हमारे यहाँ पे तो सारी चीजें वेट यहाँ पे सबसे ज्यादा डीजल पे पेट्रोल पे है, इलेक्ट्रिसिटी। प्रधानमंत्री क्या करेंगे इसमें सर? आप एक बात बताओ, बगल में अगर आपसे 20 रुपए सस्ता मिलेगा सड़कों पर अशोक गहलोत जी के समझ में नहीं आ रही क्या? वो फाइनेंस मिनिस्टर है, समझ में नहीं आ रही क्या कि बगल में अगर 10 रुपए सस्ता मिलेगा तो वहां से खरीदेगा, यहाँ से खरीदेगा वो। ये वसुंधरा जी ने वेट कम नहीं किया था, वसुंधरा जी ने वेट कम किया था, आपने आप लोगों ने बढ़ा दिया। वसुंधरा जी के आपने तो देश का मतदाता सबसे हाईएस्ट आज की तारीख में सर सबसे हाईएस्ट अगर कोई है तो यहाँ है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी यहाँ है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इंडस्ट्री कहाँ से आएगी सर? यहाँ क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं। आप सरकार बचाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, आए दिन सरकार रोडों में चली जाती है, कुछ करती नहीं है, ऐसा नहीं होता है सर। तिवारी जी देखो बात को मानना पड़ेगा आपको। चले मैं बचाने में लगी हुई और कुछ नहीं। जहाँ तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्रश्न है, नए इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं पर पुराने बंद हो रहे हैं। अब आपके जयपुर के बिल्कुल पास में महेंद्र सहज है, जिसके अंदर में अभी तक सीवर लाइन नहीं है, अभी तक पानी की लाइन नहीं है, बिजली की लाइन नहीं है। ये जयपुर के सबसे पास में डेवलप्ड एरिया है, इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज खुले हैं उनके अंदर में आवश्यक सुविधाएं उसके अंदर में दी जानी चाहिए और उसका प्रावधान होना चाहिए। और इसी तरीके से एग्रो इंडस्ट्रीज को जब तक आप डेवलप, टमाटर के लिए सॉस बनाने का है, बिल्कुल बजट आप अलग लेकर के आ रहे हैं तिवारी जी, सही है, लेकिन हाँ बिल्कुल उसमें कोई विजन होना चाहिए। इंडस्ट्रीज कारपोरेशन को पुनः जिंदा किया है योगेंद्र इसके अंदर होना चाहिए। हमने अभी उनका अध्यक्ष बनाया। तिवारी जी हम ये नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे, बट काम करें, बट उसको एक्चुअली सुचारू रूप से काम करो। एक्चुअली उसमें कंट्रोल होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक मिनट मेरी बात हो नहीं रही। जी 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 जी। जहाँ तक एजुकेशन पॉलिसी का ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हम शिक्षा के भगवीकरण के विरोध में है, पर हम शिक्षा के लिए इससे ज्यादा आगे बढ़कर ये कहना चाहते हैं कि हर स्कूल और हर एजुकेशन सेंटर के ऊपर में जन भागीदारी होनी चाहिए। जन भागीदारी वैसे एक्ट के अंदर में इसका प्रावधान है। चंगानी जी आपको पता है साथ में कि क्या हमारे डोटासर जी क्या बोल रहे हैं, हमारे महाराणा प्रताप के लिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया। रोता फिरता था महाराणा प्रताप, ऐसा है अजी क्या बोला उन्होंने, उन्होंने क्या कहा, वो महाराणा प्रताप आज उन्होंने था जंगलों में। इतना तुष्टीकरण की राजनीति मत अपनाओ सर तिवारी जी, मेरा आपसे कहना है कि तुष्टीकरण करो और इतना मत करो। आज ये क्या बात हो रही है, आज की तारीख में शिक्षा की बात करते हो आप, कलाम अकादमी किनकी है, डोटासरा जी की है, वहां से 4-4 आपकी मेरिट्स आती है। आप लोग देखो ना, कभी गिरेबान में जाकर देखो आप कर क्या रहे हो। माफी मांगी फिर गुलाब चंद कटारिया जी ने। अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है जी। अपनी बिल्कुल सर आप वाइंड अप करिए क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को चेंज करने की आवश्यकता है, रोड ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी प्राइवेट लोगों ने जो इसको कब्जा करके रखा है उसे मुक्त किए जाने की ये हम उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से मेडिकल का मैंने बताया, लेबर पॉलिसी के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कारण कि अभी जो लेबर के लिए जितनी भी कमेटियां हैं वो नहीं बनी, लेबर एडवाइजरी बोर्ड बने नहीं बना, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर मेंटेनेंस एंड एबोलिशन एक्ट नहीं बना, उसके साथ ही साथ मिनिमम वेज जो है राजस्थान का सबसे कम है। इसलिए यहाँ के लोग हरियाणा की तरफ भागते हैं या दूसरी तरफ भागते हैं, पलायन रोक सकें। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, निश्चित रूप से समय का अभाव है। आप लोगों के सुझाव काफी ये कहूं कि कारगर और जनता के हित के सुझाव हैं, लेकिन मैं गुजारिश जरूर करना चाहूंगा चलते चलते, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें जवाबदेही तय करनी चाहिए बजट के साथ। जैसे मैनिफेस्टो के लिए आवाज उठने लग गई कि मैनिफेस्टो के साथ में जवाबदेही होनी चाहिए, बजट की भी हो,
पुराना खाका बताया जाता है, लेकिन उसकी डेप्थ में भी पता लगना चाहिए कि वास्तव में हमने यूटिलाइज कितना किया पैसा, और उसका आकार जो बढ़ा तो दिया हमने, लेकिन काम आया कि नहीं आया। केवल घोषणा और सिलापट्टी नहीं, लोगों को उसका असर भी दिखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। योगेश जी को धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।